जैसा कि हमने हमारे पूर्व के अध्याय में कोशिकाओं में उपस्थित कणों के अध्ययन के बारे में सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन किया, जो कि सेल का पावर हाउस है। और इसी कड़ी में हम हमारे दूसरे कण को अध्ययन कर रहे हैं, जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम ER भी कहते हैं। यह कोशिका द्रव्य में विस्तृत रूप से फैला हुआ असंख्य शाखाओं वाला आपस में संबंधित क्लोज झिल्लियों वाला एक जाल होता है, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये झिल्लियाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रकार की होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाने वाली प्राय सबसे बड़ी झिल्ली होती है। जाल में ये झिल्लियाँ दोहरी परत की बनी होती है और असंख्य नलिकाएं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, उस प्रकार की नलिकाएं इसमें बनती हैं। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स में ये केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा लीमा तक फैली होती है। जिन कोशिकाओं में प्रोटीन तथा हार्मोन्स बनते हैं, उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूर्ण रूप से विकसित होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाह्य सतह पर असंख्य लघु कण होते हैं, जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम का 60 भाग एंडोप्लाज्मिक जालिका से राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकंड के साथ जुड़ा हुआ होता है। जीवाणुओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता। इसकी आकृति के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 प्रकार की संरचनाओं का बना होता है। पहला, सिस्टनी। ये लंबी, इस चित्र को देखें हम तो इसमें ये सिस्टनी एक लंबी पतली शाखा विहीन थैलियाँ हैं, जो एक दूसरे के समानांतर होती हैं। दूसरी, वेसल्स या अंडाकार रचनाएं होती हैं। और तीसरी, ट्यूबुलर्स या नलिकाओं के समान जालिकाएं बनाती हैं। इस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 प्रकार की होती हैं और इन पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। सतह पर राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 प्रकार की होती है। पहली, सपाट एंडोप्लाज्मिक या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी कला सपाट होती है और ये प्रोटीन उपापचय में भाग नहीं लेती। अर्थात इस प्रकार की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो क्लियर प्रकार की या सपाट प्रकार की होती हैं, वो किसी भी प्रकार के प्रोटीन डाइजेशन में भाग नहीं लेती हैं। जबकि जो दूसरी प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या जिसे कणिकामय एंडोप्लाज्मिक या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इनकी कला पर राइबोसोम स्थित होते हैं और ये प्रोटीन के डाइजेशन में भाग लेती हैं। और इन विशेष कोशिकाओं में जिनमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, कणिकामय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक मात्रा में पाई जाती है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो कार्य हैं वो हैं, मुख्य रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका में कोलाइड मैट्रिक्स को आंतरिक शक्ति प्रदान करती हैं, क्योंकि सेल में एक जेलनुमा पदार्थ भरा होता है और इसको हार्डनेस या स्ट्रॉन्गनेस प्रदान करने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम आती है। कोशिकाओं में केंद्रक द्रव्य व कोशिका द्रव्य के में स्थित विभिन्न प्रकार के स्थानांतरण, इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट व विभिन्न एंजाइमों के संश्लेषण में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करती है। ये ग्लिसरॉल व फैटी एसिड में से वसा संश्लेषण की क्रिया के लिए स्थान प्रदान करती है। और अंतिम इसका कार्य है, ये सपाट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोजन संग्रह का भी कार्य करती है। जबकि हमने देखा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन डाइजेशन से संबंधित है। राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम लगे हुए होते हैं और ये भी एक कणरूपी है। राइबोसोम गोलाकार आकृति के लगभग 250 एंगस्ट्रॉम व्यास के नॉन मेम्ब्रस सूक्ष्म कण होते हैं। इनमें RNA तथा राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के समान भाग पाए जाते हैं। इन कणों को सबसे पहले राइबिसन एंड ब्राउन नामक वैज्ञानिकों ने सेम की फलियों की जड़ों में देखा। बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने भी इन्हें कई जीव जंतुओं में देखा। ये क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, विशेषकर केंद्रक में उपस्थित केंद्रिका आदि में जीव द्रव्य में डूबे रहते हैं। ये या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर स्थित होते हैं या कोशिका के किसी भाग में स्थित होते हैं। इन्हें राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, RNA प्रोटीन्स या RNA पार्टिकल्स भी कहते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण के काम आते हैं। आकार और
सेगमेंटेशन के आधार पर राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। पहला 70S राइबोसोम और दूसरा 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम ये आकार में छोटे होते हैं और इनका सेगमेंटेशन कोफिशिएंट 70S होता है, जबकि 80S राइबोसोम ये आकार में बड़े होते हैं और इनका सेगमेंटेशन कोफिशिएंट 80S होता है। 70S राइबोसोम जीवाणु या क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, जब 70S राइबोसोम में बड़ा भाग 50S व छोटा भाग 30S का होता है, जबकि 80S राइबोसोम में बड़ा भाग 60S और छोटा भाग 40S का होता है। इस प्रकार राइबोसोम का 60S भाग एंडोप्लाज्मिक जालिका या केंद्रक कला से चिपटा या स्वतंत्र अवस्था में रहता है। राइबोसोम के दोनों भाग मैग्नीशियम +2 आयन द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। जिस समय मैग्नीशियम +2 आयन की सांद्रता कम हो जाती है तो दोनों भाग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मैग्नीशियम +2 आयन की अधिक सांद्रता पर दो राइबोसोम एक दूसरे से जुड़ भी सकते हैं, जिसे हम डाइमर कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के समय 4 या 5 राइबोसोम एक mRNA के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। इस समय इन्हें पॉलीसोम्स या इर्गोसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स भी कहते हैं। इस चित्र में हमें 70S और 80S राइबोसोम बताया हुआ है। 80S के दो पार्ट हैं, 40S और 60S, जबकि 70S के 30S और 50S। और जब इस प्रकार की यूनिट्स राइबोसोम आपस में जुड़ती है मैग्नीशियम +2 आयन के साथ, तो पॉलीराइबोसोम mRNA पर इसका निर्माण होता है। जेम्स के अनुसार 70S राइबोसोम के छोटे भाग में एक हेड व एक बेस और हेड को प्लेटफॉर्म से अलग करता हुआ एक क्लिफ्ट होता है। इसी प्रकार से बड़े भाग में एक रिडिज एवं सेंट्रल प्रोटोक्यूमेन्स और एक स्टॉक होता है। रिडिज एंड सेंट्रल प्रोटोक्यूमेन्स एंड वैली द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। राइबोसोम के अध्ययन के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। इसमें से कुछ विशेष प्रकार की नलिकाएं लगी होती हैं जो कि राइबोसोम को एक विशेष प्रकार की घोल में लेकर रख लेते हैं और फिर इसको हम तेज़ सेंट्रीफ्यूज पंप से घुमाते हैं तो हम देखते हैं कि राइबोसोम नलिका के तली पर बैठ जाते हैं, सेगमेंट हो जाते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के राइबोसोम दूसरी निश्चित रफ्तार से बहते रहते हैं। इस प्रकार हम सेगमेंटेशन कोफिशिएंट के द्वारा राइबोसोम को अलग अलग करते हैं और इसी आधार पर इनका नाम 10S, 70S और 80S रखा गया है। इस चित्र में हमें ये दिखाया गया है कि किस प्रकार 30S सब यूनिट, 50S सब यूनिट और किस प्रकार ये राइबोसोम mRNA से जुड़कर पॉलीराइबोसोम का निर्माण करते हैं। और 70S राइबोसोम में दो प्रकार के पार्ट, स्टाल्क, वैले, रिजिड, लार्ज यूनिट और हेड, बेस, इस तरह की सब चीज़ें बताई रखी हैं और किस प्रकार ये आपस में जुड़कर mRNA पर जुड़कर एक प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। इस चित्र में भी हमें दोनों दूसरे प्रकार के mRNA जिस प्रकार लगा रहता है बताया गया है। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाविधि, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो कि प्लांट में और एनिमल सेल्स दोनों में इम्पोर्टेंस है। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। क्रोमोसोम की डीएनए में नाइट्रोजन बेस की व्यवस्था प्रोटीन संश्लेषण का एक कोड देती है। डीएनए कोड की नकल mRNA के निर्माण का द्वारा प्रदान की जाती है, जिससे थायमिन के स्थान पर यूरासिल आ जाता है। mRNA केंद्रक से निकलकर राइबोसोम पर स्थित होकर टेम्पलेट या सांचा बनाती है। विशेष प्रकार के एमिनो एसिड्स एटीपी द्वारा सक्रिय अवस्था में आकर एक विशेष प्रकार के एसआरएनए या टीआरएनए से क्रिया करते हैं। जुड़े हुए एसआरएनए प्लस एमिनो एसिड्स पर अपना एंटीकोडोन होता है जो mRNA पर स्थित कोडोन पर आकर मिल जाता है। इस प्रकार एमिनो एसिड्स एक दूसरे से मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। एमिनो एसिड्स के इस प्रकार की बनी श्रृंखला अलग होकर एक प्रोटीन अणु का निर्माण करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य रूप से भाग लेते हैं
और ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं, अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा उसमें उपस्थित राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण का काम किया जाता है।